बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो 2 दहाइयाँ पहले सिंध के 3.5 साल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर रहे, जब मोहम्मद मियाँ सुमरो गवर्नर थे। मुसलसल सियासी जदोजहद, सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पीरी मुरीदी और मुख्तलफ रवायत, सिंध की अलग एक तहजीब तमदन रवायत, वहाँ पर मोहम्मद हाशिम चानियों के घर 1957 को मार्च में पैदा हुए। सियासत, ज़मींदारी आँख खोलते बचपन से, और ज़राअत के अंदर जो जिद्दत है एग्रीकल्चर निज़ाम में, उसके भी बड़े माहिर हैं। सिंध के वज़ीर ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज़, फूड डिपार्टमेंट समेत दीगर इदारों के वज़ीर रह चुके हसन अली चानियो साहब। चानियो साहब, मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी जी। आपका मुसलसल सियासत के अंदर सफ़र, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी, माशी, एग्रीकल्चर की ज़िंदगी या लाइफ लोगों की देख रहे हैं, तो सब कुछ एक बर्बादी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में हुआ क्या कि सियासत भी पीछे रहती गई। ये मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क जिससे आपका ताल्लुक़, वो आस्ता आस्ता बर्बादी की तरफ क्यों धकेलते जा रहे हैं हम लोग? सर, आपने बहुत गहरी बात की है कि कोई वक्त था कि हमारा मुल्क जो है और मुल्कों के लिए ब्रेड बास्केट था। चीज़ें यहाँ से बाहर जाती थी, अब भी जा रही है, मगर आटे में नमक के बराबर। जी हाँ, मगर इम्पोर्ट भी हो रही है। तो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? असल बात वही है, क्यों हुआ? उसकी सबसे अहम बात जो है वो ये कि सिंध जो है ना, और भी दीगर सूबे पाकिस्तान के, उसमें नहरी निज़ाम नहीं था। नहरी निज़ाम नहीं था। और जो नदियाँ बहती थीं, उस नदी नाले पे ज़राअत ज़िंदा थी। आप पंजाब हो, सिंध हो, के पी हो, सब 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 तमाम ममालिक, कहीं बारिश तो कहीं नदी नाले। नदी नाले भी बारिश के मरून मिन्नत। मगर माजी में दरिया तो थे। सर, माजी में दरिया वो जो बहते थे ना, वो बहते या तो हज़ारों सालों की तारीख है दरियाओं की भी। हाँ हाँ सिंधु बिल्कुल, नदी से लेके वो सबकी तारीख है। बिल्कुल वो बहते थे, मगर वो अनकंट्रोल्ड थे। अनकंट्रोल्ड थे। अनकंट्रोल थे, वहाँ बैराजेस नहीं बैराजी थे। तो अंग्रेज़ों ने सिस्टम लाया। जी हाँ, अंग्रेज़ के बाद बैराज बनी और वो पानी कंट्रोल हुआ, और उससे फिर हमारे केनाल्स निकले, वो केनाल से फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली, डिस्ट्रीब्यूटरीज से पहले। तो उस वक्त जो ज़राअत होती थी, उसमें जो एरिड जोन था, चाहे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या केपी के, सिंध में ज़्यादा बाजरा होता था जी, और ममालिक में कहीं जव होते थे, कहीं मकई होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेल इस्तेमाल होने लगे, जानवर इस्तेमाल होने लगे। उन जानवरों ने, बेल तो पहले भी थी, मोहम्मद रसूल निशान मौजूद है बेल का। सर, मोहनजोदड़ो और न्यू सिविलाइजेशन के बीच में जो बेसिक पानी का जरिया था वो ऊंट था।
उस पे बैल बीच में गायब हो गई। बेल बीच में गायब हो गए या उसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा। उसको नार हम सिंधी में कहते हैं। नार में लोटे लगते हैं। छोटे लगते थे, फिर खूह बना के जिसपे घूमता था, लकड़ा लगा के बीच में। उसको ऊँट चलाते थे, एक लोटा भरता था, वो खाली होता था। गधों से भी काम लिया जाता था। जी, बैल कम ऊँट ज़्यादा, क्योंकि ऊँट की रफ्तार भी स्लो है और ऊँट चलता रहता था, उसको चक्कर नहीं आते थे। इसको बैलों को चक्कर आते थे ज़्यादा चलने में। खैर, तो बैराज के बाद बहुत बड़ी तरक्की हुई। मतलब ये तरक्की अंग्रेज लाए। जी, बैराजी निज़ाम ही वो लाए। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो सिंध में 1 लाख बैल होती थी 1 लाख बैल होते थे। कपास की, और इसी तरह से गंदम, सब्जियां। उसके बाद जो ज़राअत में तरक्की आई वो आई 58 के बाद। 58 के बाद, 58 से हम अगर आपकी पाकिस्तान, पैदाइश से 1 साल बाद। जी, हम अगर पाकिस्तान की मौजूदा जो उम्र है उसका तयन करें तो 47 में पाकिस्तान बना था और 58 में अयूब खान आ गया। 58 में अयूब खान आया, 68 में अयूब खान चले गए। 68 में सियासी मूवमेंट शुरू हुई। पहले सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती थी, ग्रुप्स होते थे। ये खोड़ों का ग्रुप है, ये मीरों का ग्रुप है। पहली दफ़ा जो पार्टी लॉन्च हुई और लोगों ने कबूल की वो 68 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी। जी हाँ, जब 68 का वक्त आया और आप उस पार्टी में शामिल थे उस वक्त भी? जी, देखें ना, जब भुट्टो साहब की पार्टी आई तो उस वक्त सिंध में 3 लाख बैल होती थी, एकदम जंप आया 2 लाख बैल का, और मजमूई तरह पाकिस्तान में 13 लाख बैल होती। बैल होते। वो सिलसिला चला। 88 के बाद, अब इस 10 साल में, भुट्टो साहब के 10 सालों में मेकनाइजेशन हुई। पहले ट्रैक्टर नहीं थे, मिशनरी निज़ाम आ गया। मशीनरी निज़ाम आ गया। उसमें कल्टीवेशन भी मुख्तलिफ हो गई, तरीका कल्टीवेशन। मिशनरी निज़ाम आने से तो बेहतरी होनी चाहिए ज़राअत में, उल्टा बर्बादी फिर कैसी हुई जो वहीं पे हम खड़े हैं अभी भी। मैं आता हूँ उस पर, मैं आता हूँ, ठीक है जी। फिर जो दौर आया 88 तक, उसमें 1 करोड़ 20 लाख गांठें, क्या 1 करोड़ 20 लाख गांठों पे पाकिस्तान पहुंचा, और आज हमारी 60,000 बेल है। कम होती गई। कम होती गई। हमें कोई भी फील्ड हो, एक लीडरशिप, ठीक है ना। आज देखें आप, टोयोटा है, टोयोटा का मालिक पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, मगर उनका निज़ाम है कि कराची में भी टोयोटा की फ्रेंचाइज है तो खिपरों में भी टोयोटा कार घूम रही है। हमारे क्रॉप्स जो है डिटोरिएट हो गए। गंदम आप देखें, गंदम का इनकलाब आया पाकिस्तान में, मैक्सी पाक वैरायटी आई और उसकी लीडरशिप आई जो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर का नहीं था, उसका नाम था मलिक खुदा बख्श बुच्चा, मलक खुदा बख्श बच्चा, बाबा ज़राअत। बाबा ज़राअत, उसने उस वक्त की रिजीम को कहा कि आप रिसर्च, जिसका ताल्लुक पंजाब से था। जी, मुल्तान से था। उसने कहा कि जी आप जो है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट फ़िलहाल छोड़ दें, उसमें टाइम लगता है। आप वो मुल्क मुझे बताएं या मैं रिसर्च करूं जिसकी ज़मीनी हालात, मौसमी हालात एक जैसे हो। वो मेक्सिको था। मेक्सिको से गंदम का बीज इंपोर्ट किया गया, उसका नाम रखा गया मैक्सी पाक। अब कॉटन की इनकलाब जो आया वो आया नायाब से। एक इदारा बना उस ज़माने में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। उन्होंने जी नायाब 78 के नाम से मुतारिफ़ कराई वैरायटी, और उस वैरायटी ने 40 लाख से उठा के
1,20,00,000 तक पहुंचाई। उसके बाद कोई वैरायटी नहीं आ सकी है। अब जितनी भी कॉटन में वैरायटीज़ चल रही हैं वो उनका जैम प्लाजा चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे बिजनेसमैन के हवाले किया जाता है। आप कह रहे हैं कि जी चाइना से इंपोर्ट करके मुख्तलिफ वैरायटी फसलों के अंदर लाई गई, फिर हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े ज़मींदार वडेरे सब अपनी ज़मीनें अपनी बर्बादी चाइना के आसरे क्यों करते रहे? आज आप देखें, नहीं, चाइना का मौसम भी अलग है, उसकी ज़मीनी हालात भी अलग हैं, उनके आप कह रहे हैं बीच यहाँ पे काम के नहीं है, कारगर नहीं होते, इतने कारगर नहीं है। नहीं होते। नहीं, देखें ना, कहते हैं कि जेके जड़न से निपाई, जो पैदा करें वही बड़ा करेंगे। वही बड़ा करे। देखें, हर मुल्क की अपने अपनी, एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। तो हर मुल्क की वे ऑफ लाइफ, तहजीब अलग है। फिर यहाँ पे जो तहजीब याफ्ता वडेरे हैं, सियासतदान हैं, वो इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? जो मुआशी खुशहाली होती थी वो सेक्टर वाइज होती थी, सेक्टर वाइज होती थी। ये ज़राअत में है, ये ज़मींदार है जी, इसके घर में दाने ठीक है, ये व्यापारी है, ये ब्यूरोक्रेट है, ये सहाफ़ी है, ये वकील है, वगैरह वगैरह। आज एग्रीकल्चर के फील्ड से जो वाबस्ता हैं लोग, बड़े या छोटे, मगर उनमें जो आपको चमक धमक और खुशहाली नज़र आ रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से उनकी तरक्की है। पाकिस्तान के अंदर अक्सर देखा गया है एग्रीकल्चर में किसी को जितने भी ज़मींदार हैं उनकी ज़रूरी ज़मीनें सब कुछ है, मगर वो आप समझ रहे हैं कि फिर वो करप्शन जो दूसरी सियासत में ज़्यादातर सियासतदान इन्वॉल्व हैं, वहीं से सिर्फ उनकी चमक दमक है, एग्रीकल्चर से नहीं है। आप इस बात को मानेंगे? करप्शन का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर जो भी रास्ता पैसों का है वो ज़राअत से नहीं है, वो ज़राअत से नहीं, वो किसी और काम से, किसी धंधे से, किसी और सेक्टर से। सिंध में जितने भी ज़मींदार हैं, ना तो सिंध में कोई सनतें लगा रहे हैं, न कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, फिर ज़मीनों के ऊपर ही बैठ के एक परिंदे की तरह वहीं आरा करके क्यों बैठे होते हैं? सर, बैठे हुए नहीं है। देखें, हर तबके में अपर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अभी मिडिल क्लास ख़त्म हो गया है, मिडिल क्लास खत्म हो गया। आप अपर क्लास के जितने भी लोग देखें, जितने भी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो कराची में मुकीम है या हैदराबाद में मुकीम है, वो अपने गांव में मुकीम नहीं। सिंध में जो वडेरा है, सरदार है, मीर है, पीर है, वो अपने इलाकों में तरक्की करेगा? बस वो सरदार वडेरे मीर पीर बनना पसंद करते, करेगा या करवाएगा जब वहाँ रहेगा ना। कहते पसंद नहीं करता। कहते हैं कि दर्द हो घुटने में, आप दबाएं बाजू को तो क्या वो दर्द हटेगा? कभी नहीं हटेगा। वो वहाँ मौजूद ही नहीं है, वो जाते हैं सियासत के लिए, सियासत के लिए, ठीक है। आप देखें कि उनकी महला सवाए चंद ज़मींदारों के, आप देखें उनके जो घर हैं गांव में वो इतने अच्छे नहीं हैं, और कराची में बेहतरीन महल बने हुए हैं, क्योंकि दे लिव इन कराची, दे गो टू देयर फार्म्स और विलेजेस जस्ट फॉर entertainment. A, B, they go there for their politics, not for ज़मींदारी। सियासत खुद एक बड़ा धंधा रोजगार बन चुका है, इस बात को मानेंगे? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़राअत के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक वक्त चाहिए, यू नीड टाइम टू बी देयर इन द फील्ड, ठीक है ना। दूसरा, सरमाया चाहिए। सरमाया तो उनके पास मौजूद है, वक्त नहीं देना चाहते, सरमाया लगाना नहीं चाहते। के लिए नहीं है, जिनके पास भी है, जिनके पास है, वो अर्बन इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई हैं सिंध में, बहुत कम। आटे में नमक बराबर नाम नहीं है। वो जायज़ है नाजायज़ है, हम उससे, हमें कोई सरोकार नहीं है, मगर
उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई हैं और वो इंडस्ट्रियां चल रही हैं और वो अपना रोज़गार जनरेट कर रही हैं। बाकी आप नाम लें, आपकी 2400 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां सिंध में थी, जो आस्ता आस्ता ख़त्म होती गई। आज आपकी जो है 100 के करीब बची हैं जाके। क्यों? कोई रीज़न होगा ना, बगैर रीज़न के नहीं। आप राइस हास्किंग देखें, ठीक है ना, जो अपर सिंध में भी राइस होता है और हमारी लोअर सिंध में बदीन, ठट्टा, इस तरफ भी राइस होता है। आज हमारा जो कोर्स वैरायटी है राइस, जिसको इरी कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो दुनिया में पैदा कर रहा है कोर्स वैरायटी, वो थाईलैंड है। ठीक, थाईलैंड का चावल बिक जाता है, हमारा बिकता नहीं है। अगर बिकता है तो बहुत कम कीमत पे। क्यों? कि उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। आज भी इन सनतों को नहीं लगाने में कसूर किसका है? आपने कहा जी पंजाब में खुदा बच्चा और दीगर बाबाए ज़राअत थे, तो सिंध में कौन बाबाए ज़राअत हैं? कौन ज़राअत को तरक्की करने के लिए काम कर रहे हैं? कोई 10 नाम ले सकते हैं हम? मैं नाम ले सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखें कि 300-400 एकड़ का ज़मींदार जो है वो अपर मिडिल क्लास का भी नहीं है। अपर मिडिल क्लास का भी नहीं है, वो बीच का है। अपने लिए। बीच का है मतलब उसकी इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो क्या करेगा, गंजा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। आप इमदाद निज़ामानी को जाके देखें टंडोला यार में, उसने ज़राअत में मेहनत की है और ज़राअत में तरक्की की है। आज जो 1000 एकड़ का ज़मींदार को इनकम है, वो इमदाद निज़ामानी को इनकम है। क्या और इमदाद निज़ामानी नहीं बन सकते? कई बन सकते हैं, बन सकते हैं। मगर देखें, ज़राअत जो है वो मुल्क और धरती, ठीक है ना, उसका एक शोबा है, मुआश का एक शोबा है और कई शोबे हैं। ज़राअत एक शोबा है। आप देखें कि जब तक ज़राअत को लीडरशिप नहीं मिलेगी और वो ओन नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि ज़राअत को लीडरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पाकिस्तान की मईशत को सियासत के हाथों गिरवी रखा गया है? अब देखें, मैं ये गिरवी की बात तो नहीं कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर असेंबली में, प्रोविंशियल में या फेडरल गवर्नमेंट में देखेंगे, वहाँ तो सब जमींदार बैठे हुए हैं। तो 70% ज़मींदार है, ठीक है। तो फिर काश्तकारों के लिए जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो क्यों दुरुस्त नहीं है? ज़राअत में आप देखें, सबसे पहले ज़राअत करना और ज़राअत की पॉलिसीज़ और हुक्मरानी का उसूल देना अलग अलग बात। आप भी ज़राअत के वज़ीर रहे जी। तो आपने कौन सी तब्दीली, कौन सी ज़राअत के हवाले से इनकलाब लाया? आपने कौन सी हारी नारी के लिए कोई अच्छा काम किया या ज़मींदारों के लिए वेलफेयर के लिए काम किया? गरीब हारी के लिए क्या किया? जी, देखें, जिसके घर में दाने उसके भोले भी सियाने, ठीक है। अब आप सिंध को देखें, सिंध में वैल्यू एडिशन, जो रुपए की चीज़ हो वो 1.5 रुपए की हो जाए, अब 2 रुपये की भी हो जाए। आज 3 सूबे और हैं, एक सूबा सिंध है। मैंने सिंध सूबे के लिए एक पॉलिसी दी, ठीक है ना, वो आपको दुनिया में बहुत कम ममालिक में मिलेंगी। वो था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, जो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने कराची में कायम किया। पहले नहीं था, पहले नहीं था, मेरी वजारत से पहले EPZ, तस्वुर ही नहीं था। EPZ, EPZ फॉर एग्रीकल्चर, नॉट फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का पहले से मौजूद था, मौजूद है एग्रीकल्चर। वो मेहरबानी हुई सिंध हुकूमत की, ज़मीन भी उनको अलाट की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी भला मिला। स्पेन ने उसमें इन्वेस्टमेंट का भी इंटरेस्ट शो किया, ठीक है। उसमें क्या था, सबसे पहले कलेक्शन सेंटर थे, कलेक्शन सेंटर, कलेक्शन वसूली के सेंटर, जी, जहाँ फसल जो है, हाँ, उसको ख़रीदा जाए। उसमें प्राइवेट सेक्टर था पूरा कि जी आप लोग वहाँ ऑफिसेस खोलें, ठीक है,
और उन ऑफिसेस के थ्रू आप दुनिया सारी में कमोडिटी एक्सचेंज है। क्या कमोडिटी एक्सचेंज है? बदकिस्मती से पाकिस्तान में कमोडिटी एक्सचेंज नहीं है। बदकिस्मत स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। आज मैं गंदम लगाता हूँ, ठीक है, मैं गंदम को बेचना चाहता हूँ जून में, क्या वजह है कि मौजूद नहीं है? देखें वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगा, देखें गाय जो है, माना जो एग्रीकल्चर बनाने वाला है, जो ज़राअत उगाने वाला है, उसके फिर कोई मुफाद नहीं है कि उस पर कोशिश करें? सियासतदान असेंबली बैठे हुए हैं, कोई बिल फिर क्यों नहीं पास कराते? सियासतदान सिर्फ उसमें जिम्मेदार नहीं है। फिर कौन है? मैं आपको बताता हूँ, गाय जो है हमारी ग़िज़ा है। गाय हमारी ग़िज़ा है। ग़िज़ा है, मुसलमानों की ग़िज़ा है, हम खाते हैं गाय का गोश्त। हिंदू जो है उसकी परस्तश है, हाँ, उसकी पूजा करेगा। पूजा करेगा। तो झगड़ा है ना यहाँ पे। अगर एग्रीकल्चर तरक्की करता है और इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रोड्यूस के पैसे मिलते हैं, तो सनतें बाकी चीज़ें बैठ जाएंगी। नहीं बैठेंगी नहीं, जो उसमें कट लग रही है, कट लग रही है। कट लग रही है। मैं कपास की एक मिसाल देता हूँ। कपास अगर आज 6,000 रुपये है और दुनिया में 11,000 रुपये, दुनिया, तो 5,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं? वो प्रोसेसर के पास जा रहे हैं। आज आप देखें बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक बेल कपास की नहीं होती है, नहीं होती है। नहीं होती है। और दुनिया में गारमेंट्स और टाविल उसमें छाया हुआ है बांग्लादेश। आप रिसर्च करें। कराची में भी छाया हुआ है। कराची में भी हज़ारों टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं। आई एग्री विथ यू। आप देखें कि आज से 30 साल पहले कितनी टेक्सटाइल मिल्स थी और आज कितनी टेक्सटाइल मिल्स? कम होती गई। कम होती गई। और जो लूम्स वाले थे वो मिडिल क्लास थे। आज लूम्स खत्म हो चुकी हैं, लूम्स खत्म हो चुकी। खत्म हो चुकी। उसको किसने बर्बाद किया? लूम्स को। ओपन एंड टेक्सटाइल मिल। ओपन एंड टेक्सटाइल मिल। जी, उसका टेक्सटाइल मिल का नाम है ओपन एंड। माना कपास आए, वो बेलें जो हैं साफ हों, उससे धागा बने, उसी मिल में धागे से कपड़ा बने, रंगाई हो और निकले। उसकी लागत इतनी है, क्या उसकी लागत इतनी है कि अपर मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और बैंक उनको कर्जा नहीं देगी। आप समेत कितने ज़मींदारों ने अपने इलाकों में छोटी सनतें लगाई? मेरे ख्याल में जितने भी ज़मींदार हैं उन सब ने लगाई और सब की बंद पड़ी, कहीं नज़र तो नहीं आती? सब बंद पड़ी। मेरी जिनिंग फैक्ट्री थी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मेरे भाई की जिनिंग फैक्ट्री थी, खैर मोहम्मद जुनेजो की थी, वसानू की थी, बहुत सारे लोग हैं, भुरगणियों की थी। आप अपर सिंध में जाएं तो बेहतरीन काम इफ्तिखार सुमरो वाले कर रहे थे, ठीक है। आपकी लाड़काना में राइस हास्किंग थी, ठीक है, दादू वगैरह वगैरह। फिर ये आ गए हम फ्लोर मिल, ठीक है। आज देखें फ्लोर मिल किसके हाथ में है, लंबा मामला। तो इसमें अभी टेक्सटाइल मिल जो है वो सिर्फ आरिफ हबीब की कहानी है। आरिफ हबीब की कहानी है। आरिफ हबीब की कहानी है या आरिफ हबीब के लेवल की कहानी है? तो वो तो मार्केट को अपने मर्जी से चलाएगा ना। काश्तकार मर गया, ठीक है। फिर एक्सपोर्टर देखें, आपकी सब्जी मंडी है, उसमें आप देखें कि आम का कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट और नॉन सिंधी है। फिर आप देखें प्याज का कौन कर रहा है? फिर आप देखें अजारादारी है पठानों की आपके इस पे एप्पल पे। फिर आप देखें कि ऑरेंज पैदा तो होती है सरगोदा में, ठीक है ना। सरगोदा में कितनी इंडस्ट्रियां हैं जो उसको ग्रेडिंग करती है, उसको पॉलिशिंग करती है, उसको वैक्सिंग करती है, उसको
पैकिंग करती है, ठीक है ना। आज आपके पास सिंध में आम है, ठीक है, आम आपका इंस्टीट्यूशनल मार्केट में नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा, गल्फ में जा रहा है। क्यों नहीं बिक रहा, वजह क्या है? वजह यह है कि आम को वेपर हीट ट्रीटमेंट चाहिए, जो हम नहीं दे रहे। जिसकी इंडस्ट्री हमारे सिंध में जो लगी वो बंद कराई गई। क्या बंद हो गई? वो लगी अपना एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको सब्सिडाइज किया, और वो डॉक्यूमेंट क्या बना अल्लाह जानता है। वो बंदा जिसको मिली वो कहता है जी मुझे मेरे लिए मिली है, मैं खुद करूँगा। और कोई काश्तकार अगर ले आए वहाँ आम, कहे जी आप पैसे ले लो और मुझे वो आप प्रोसेस करके दे दो, वो नहीं करके दे रहा है। तो क्या है कि आम हमारा वहाँ उन ममालिक में जा रहा है जिन ममालिक में कोई कायदा कानून नहीं है। मसलन दुबई जा रहा है, शारजा जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है। आज आप देखें दुनिया में महंगे में महंगा आम जो है वो जापान जा रहा है, ठीक है। जापान में इंडिया का आम जा रहा है, जापान में थाईलैंड का एप्पल मैंगो बेकार है, आप खा भी नहीं सकेंगे, वो जा रहा है, पाकिस्तानी नहीं। अमेरिका में भी यही हाल है, कहीं इक्के दुक्के जाता है तो वो बहुत महंगा है। तो ये हमारे काश्तकार को क्यों नहीं सहूलत? आप देखें आपके पास बहुत बेहतरीन फ्रूट है, हाँ, जिसको गवावा कहते हैं, अमरूद, ठीक है ना। आज अमरूद हमारा धक्के खा रहा है, कोई लेने वाला नहीं। सरकार में पहले उसकी भी सनत खुली, वो नहीं चल पाई। आपसे बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ साबका मिनिस्टर हसन अली चानियो मौजूद हैं। ज़राअत पर काफ़ी अबूर रखते हैं, खुद ज़राअत के एक्सपर्ट हैं, ज़मींदार भी हैं। आज ज़राअत समेत सियासत, मईशत और मुल्क की सियासत पे बड़ी अहम उनके साथ बातचीत हो रही है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हसन अली चानियो से मज़ीद खरी बात करेंगे। खरी बात में हमारे साथ साबका मिनिस्टर सदर हुकूमत हसन अली चानियो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या कि सियासत दिन ब दिन ऊपर होती गई। पाकिस्तान के अंदर तहज़ीब, तमद्दुन, सूफ़ी रवायात मौजूद हैं। दरगाहें, बुज़ुर्ग, तमद्दुन, तहज़ीब, वो आस्ता आस्ता नीचे दबता गया। सियासत हावी, तहज़ीब और तमद्दुन हड़प हुआ क्या? जनाब आपका ये सवाल जो है वो मुआशरे के तमाम ज़ावियों का निचोड़ है। आप देखें कि दो चीज़ें, एक धरती और दूसरा इंसान। जिसको धरती को माँ भी बोलते रहते हैं लोग। एक धरती, माँ बाद में बनती है, धरती माता है, बिल्कुल। ये धरती जो है वो सबब है, आपको पानी का भी सबब है ज़िंदा रहने के लिए, खुराक का भी सबब है ज़िंदा रहने के लिए, ईंधन का भी सबब है ज़िंदा रहने के लिए, चाहे कोयला हो चाहे आपकी पेट्रोल। और इंसान भी ईंधन बनता जा रहा है। हाँ, किसका, उस पे आएंगे, किसका ईंधन बन रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मिनरल एंड माइंस भी यहाँ से निकलते हैं। जो धरती माता है ना, माँ है, मिनरल मादनियात से तो उसका माला माल है पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने हिसाब कर दिया है, कुदरत ने हिसाब कर दिया है। धरती अपना इंतकाम खुद लेती है, धरती अपना इंतकाम खुद ले रही है। इंतकाम खुद लेती है, किसी को लेने की ज़रूरत नहीं। धरती अपना इनाम खुद देती है, धरती अपना इनाम खुद देती खुद है। देती है। इफ़ यू आर सिंसियर टू धरती, हाँ, नेक नियत है, आपको इनाम देगी। झांकीदारों ने, सियासतदानों ने, बाकी लोगों ने, बिजनेसमैनों ने धरती को कमज़ोर नहीं किया। अब उनके भी खात्मे आए हैं, उनके भी खाते में आए। बिल्कुल वक्त की बात है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है,
ये रास्ते जुदा जुदा, ये मामला कुछ और है, ये मामले यहाँ हो गए। आप देखें कि इस शहर में कौन कौन थे। आप कराची की बात कर रहे हैं। हाँ, कराची की बात कर रहा हूँ। कराची का मेयर कौन था, आज कौन मेयर है? वो मेयर जो है, उनका ख़ानदान और वो मेयर नज़र ही नहीं आ रहे, ये खुद ढूंढे आप। ठीक है, सिंधी मेयर था वो। उसके बाद आप देखें इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री में कौन थे यहाँ? वलीका थे। आज भी जो आपकी वलीका था, और आपकी जो साइट है, साइट में जो नंबर 1 प्लाट था, क्या नंबर 1 वो वलीका था। वलीका था, ठीक, जो आज गुमनाम है। आज गुमनाम है। फिर आप देखें, ये इंतकाम है धरती का। असबाब क्या है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद आप देखें कांटावाला थी। कांटावाला आज भी उसकी बिल्डिंग बंदर रोड पे मौजूद है, कोने पे, जहाँ ये आपकी जली है ना, गुल प्लाजा। उसके बाद ये DCVCU का ऑफिस है, सिग्नल के इस तरफ कांटावाला बिल्डिंग। सब लोग भूल गए उनको, भूल गए। पारसी थे वो लोग, आज कहाँ है वो? पारसियों की कॉलोनी मौजूद है वहाँ पे, कॉलोनी मौजूद है, पर दे आर नोबडी। तो बॉडी आटे में नमक बराबर लोग रहते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ये धरती का, क्या हमने यहाँ पे पारसियों को दीगर जो कराची में, कराची की रौनकें थी, जो रोड साफ होते थे, लोग रहते थे, वो सब खरबपति, आज भी उनकी प्रॉपर्टी खरबों रुपए की कराची में पड़ी हुई है, तो ये मुल्क छोड़ के चले क्यों गए? क्या इनको भगाया गया, हुआ क्या? देखें सही, जहाँ रूटीन के लोग होंगे कि जी मुझे अपना धंधा करना है, ठीक है, मुझे अपनी प्रोफेशनल काम करना है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है, वो मिलिटेंट्स या मसल मजबूत नहीं हो सकते। कराची में बदअमनी शुरू हुई। कराची में जो देखें, दुनिया में जो इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में, वो अमेरिका है। ठीक है ना। अमेरिका में मुसलमान भी गया, अमेरिका में हिंदू भी गया, अमेरिका में सिख भी गया, यहूदी गया, निसारा गया, सिंधी गया, महाजर गया, पंजाबी गया, पठान गया। मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ। मगर वो अमेरिका के साथ मिल गए। आपके अजीज़ व अकारिब अगर अमेरिका में पैदा हुए, बड़े हुए, मेरे अजीज़ व अकारिब अमेरिका में पैदा हुए, बड़े हुए, तो जब यहाँ आते हैं शादी गमी या वैसे घूमने, तो आपको महसूस होगा कि ये दूसरी सिविलाइजेशन है। कराची में हुआ क्या कि कराची को किसकी नज़र लगी कि हम आगे ख़त्म हो गई? किसकी नज़र लगी? इन लोगों की तहजीब थी कि जी खुद मोटर पे जाते थे, साइकिल पे जाते थे, टांगे पे जाते थे, बग्गी पे जाते थे। उनको गार्ड की ज़रूरत नहीं थी। गार्ड की जरूरत नहीं थी। नहीं, कहा जाता है जी गार्ड तो वडेरा लाया सदुका। मैं आता हूँ उस बात पे। इमिग्रेंट, क्या इमिग्रेंट। फिर आप देखें कि कराची में जितने भी बंगले थे, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, उससे आप शुरू हो कायदे आज़म के मज़ार से, और मोहम्मद अली सोसाइटी, PCH, पुरानी सोसाइटियाँ है। इसकी दीवार जो है वो 4-5 फुट की होती थी, 5 फुट की, कोई भी फलांग के अंदर आ सकता था। ठीक है। आज आप देखो हर घर पे, गरीब या अमीर, गुलशन इकबाल देखें आप, गुलिस्तान जौहर देखें, उसके दरवाजे पे बंदूक वाला खड़ा होगा। क्यों? अगर नहीं तो गली में बंदूक वाला होगा, चौकीदार। अमन अमान इमिग्रेंट्स ने ख़राब किया, बाहर से आए हुए लोगों ने खराब किया। यहाँ के लोगों ने खराब नहीं किया। नहीं, यहाँ के लोग कौन? पारसी थे, हिंदू थे। हाँ, आज भी आप देखो मिठा दर और खारा दर, ये क्या है? ये क्या मुसलमानों ने बनाया था? क्या ये पोर्ट मुसलमानों ने बनाई थी? नो, ये एक हिंदू बनिए ने की थी। फिर हुआ क्या कि हर कौम
खास करके पठान कहते हैं कि जी कराची को हमने आबाद किया, नहीं। हिंदुस्तान से आए हुए महाजर कहते हैं कराची को हमने आबाद किया, नहीं, किसी ने आबाद हर नहीं किया। आके ईरान से आए हुए या दीगर बलूचिस्तान से आके हमने आबाद किया। देखें, जब नहीं। सब कह रहे हमने आबाद किया तो कराची को आप कह रहे जी पारसी और दीगर पुराने जो लोग रहते थे उन्होंने किया, बाकी सिंध के लोगों ने भी आबाद नहीं किया, तो फिर सब दावेदार देखें, क्यों हैं? दावेदार इसलिए हैं, इसलिए दावेदार हैं कि वो अपने पैर जमाना चाहते हैं। आज आप देखें दुबई में हम जो पाकिस्तानी हैं ना, वो कहते हैं कि जी दुबई की डेवलपमेंट हमने की। ठीक है भाई, की तो उसका एवजा लिया ना, मुआवजा लिया। मुआवजा लिया ना, को मुफ्त में तो नहीं की। यू आर पेड फॉर इट, बस ख़त्म बात हो गई। यहाँ पर ये बात नहीं है। देखो, जब भी आदमशुमारी बढ़ती है, जब भी कहीं भी, ठीक है ना, वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीदारी होती है। क्या वजह थी कि सांगड़ दादू लाड़काना से सिंधियों ने कराची को आबाद करने के लिए पहले कोशिश क्यों नहीं की, या यहाँ पे बाद में जब डेवलप हुआ तो यहाँ पे सब ने आके घर बनाए, तो पहले इन सब की नज़र कराची पे क्यों नहीं थी? देखो, उसका सबब आपको बताता हूँ। जो आप कराची को कह रहे हैं, कराची बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी थी, मगर उसमें तबकात थे। तबकात थे। तबकात, एक था सिविल लाइन, सिविल लाइन जहाँ पे गोरे भी थे, ठीक है, जहाँ पे कराची के पुराने लोग भी अभी थे। भी इलाका मौजूद है, आज भी इलाका मौजूद है। कैंट के पीछे की तरफ कैंट आपका के सिविल लाइन पीछे मौजूद बाथ है, आइलैंड मौजूद है। बाथ आइलैंड को आप देखें, क्लिफ्टन क्लिफ्टन से देखें, घूमता ठीक है हुआ ना? बिल्कुल ठीक है। एल्फिंस्टन स्ट्रीट आज मौजूद है, कितना हमने सोड़ा कर दिया है, ठीक है ना, वो आज भी मौजूद है। जो हमने नहीं हमने क्या आबाद किया? हमने गुलिस्तान जौहर आबाद किया। आप हालत देखें जाके। हमने गुलशन इकबाल आबाद किया, उसकी हालत देखें। हमने वो स्टील मिल के सामने जो हमारी गुलशन सोसाइटी हदीद बनी, किया। गुलशन हदीद किए, वो देखें। वो क्यों नहीं डेवलप हुई? वो इसलिए नहीं डेवलप हुई कि वहाँ पर चोरी, डाका, बदमाशी सब वहाँ मौजूद थी। तो इस किस्म का कल्चर जिनका था वो वहाँ आबाद हुआ। अब आप सिंधी दादू और सांगड़ की बात करते हैं। देखें, हमें तो पता ही नहीं था कि माल मवेशी और ज़रात के अलावा भी पैसे मिलेंगे, नहीं पता था, ठीक है, तो हम नहीं आए। जब यहाँ पे आबादियाँ बढ़ी तो रेड़े वाला कराची आया, तो उसने कहा जी वहाँ पे अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो यहाँ इतने, ठीक है। फिर आप देखें आज भी जो कराची में बावर्ची है वो 50,000 ले रहा है, वहाँ पे 10,000 नहीं मिलते, ठीक है। ड्राइवर है वो 50,000 रुपये ले रहा है। ये गार्ड जो भर्ती हुए हैं ये पता नहीं कौन है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो आके यहाँ भर्ती हुए, उनको 40-50 हज़ार और 3 वक्त का खाना मिल रहा है। तो जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त सिंधियों को पता ही नहीं था कि हमें कराची में सेटल होना है। देखें, जो भी आके यहाँ सेटल हुए वो मल्टी मिलियनर बन गए। सिंध में आज भी गुर्बत, भूख, बदहाली, माशी तौर पे सिंध कमज़ोर है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार जो हुक्मरान है वो है। आप भी हुक्मरान रहे, उस वक्त आपने महसूस किया कि मैं भी जिम्मेवार हूँ सिंध की बदहाली का? नहीं किया हुआ होता तो आप देखें कि सिंध में आज या आज से पहले कभी भी नहरी निज़ाम जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी कोई थी? मैंने उसके लिए जिद्दोजहद की कि प्राइवेट, आप कहते हैं इरसा 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 कहते हैं कि जालिम है ये। आप बताओ, आपको जो गुड्डू पे पानी मिलता है उसके बाद तकसीम कैसे होता है? तकसीम ब्यूरोक्रेसी करती है, ब्यूरोक्रेसी। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो हमने कायम की। फिर खत्म। इरसा पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं सब गलत है, हम खुद गलत नहीं करप्शन है, करते हैं पानी सही के होगा, अंदर भी। सही होगा, मगर हम पहले अपने घर का किचन तो साफ रखें। मैं आके आप पे तबसरा करूं। सिंध में अक्सर हुआ क्या है कि अक्सर फिट किया जाता है जी सिंध का दुश्मन पंजाब, सिंध का दुश्मन मुहाजिर, सिंध का दुश्मन बलोच, सिंध का दुश्मन पठान। हर सूबे से लड़ाई कंटिन्यू पाकिस्तान बनने से ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये सिंध से हर तरफ आवाज़ आती है। बाकी सूबे ये नहीं कहते कि जी सिंध हमारा दुश्मन है, तो ये सिंध की दुश्मनी की आग लगा कौन रहा है? अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि सिंध की सियासत जब सिंध बॉम्बे के साथ था तो शुरू हुई। शुरू हुई, सिंध हिंद मौजूद था।
सिंध मौजूद था, सियासत शुरू हुई। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बॉम्बे, उसमें लोग इलेक्ट होके गए या सिलेक्ट होके गए? सिलेक्ट हो गए। अंग्रेज़ बहादुरों ने सिलेक्ट करके उनको किया, फिर उनको जागीरें दी। मगर अंग्रेज के साथ भी सिंध ही लड़ा, बाकी सूबा नहीं लड़ा। आपका सांकड़ जिस इलाके से आप ताल्लुक है, देखो, वहीं से लड़ाई शुरू होती है। जो भी आता है तरक्की आप करने देखो, तो बात उससे कर लड़ाई रहे शुरू हैं है। वतन या कफन, वतन या कफन, हाँ, ठीक है ना? ऐसा ही है। अब इस पे फरोग बात की तारीख पे बात इस कर पे रहे हैं। बात करेंगे तो लंबी बात होगी, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। इसमें सूर्य बादशाह जो पीर साहब का वालिद था, मौजूदा का दादा था दादा। और पुराने का वालिद था, उनका बहुत बड़ा किरदार था, ठीक है। अब आप देखें कि दूसरी मूवमेंट जो चली वो एमआरडी मूवमेंट थी, चलिए, ठीक है। एमआरडी मूवमेंट जो भुट्टो है, को फांसी लटकाने के बाद एमआरडी तहरीक चली। तहरीक चली, किसने चलाई? क्या वर्कर ने चलाई? बेनजीर भुट्टो से लेके लोगों ने चलाई, नहीं, इसमें वडेरों का बड़ा किरदार। बड़े रुका। बिल्कुल, इसका रूह रवां तो नौशर फेरोज था। नशर फिरोज, हाँ, आप देखें कि जो जाके मच जेल में कैद हुए, सिंधी कैद हुए ना मच जेल, बहुत हुए, कोड़े लगे, फटके मारे गए। फटके की अलग कहानी है। जब एमआरडी मूवमेंट और मच जेल में कौन थे? क्या गरीब वर्कर था या फ्यूडल लॉर्ड था? ख़त्म कहानी। तो मतलब ये है कि सिंध के जो मामलात हैं वो मिस हैंडल हो रहे हैं। माजी में आपने कहा सिंधु का वडेरा जागीरदार एमआरडी तारीख में जेल भी गया, उसके बाद उसी का फ़ायदा आज की 17 साल की पीस पार्टी की हुकूमत कंटिन्यू माल कमाना, धंधा। इस वक्त जो सिंध की करप्शन की कहानी सुन रहे हैं कि जी करप्शन, हर चीज़ पे करप्शन। क्या अब सिंधु का वडेरा जागीरदार जो माल कमा रहा है, क्या फिर जेल जाएगा, एमआरडी की तरह तहरीक चलाएगा, सिंध के लिए अपनी धरती नहीं, यहाँ ऐसे ही माल कमाएगा? नहीं, वो क्यों जेल जाएगा? उस वक्त देखो, उस वक्त फौजी हुकूमत थी, उसमें ये वडेरे नहीं थे। वडेरे पीपल्स पार्टी के साथ थे, वडेरा पीस पार्टी के साथ। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ थे, क्योंकि आवाम से डर रहे थे, ठीक है। वो रात की तारीकियों में गवर्नर हाउस की बत्तियां बंद करके मिलते थे और दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे कि मार्शल लॉ एंड डेमोक्रेसी के नॉट ट्रेवल टुगेदर। तो ये छोड़े आइए, बड़े आप पाकिस्तान पीस पार्टी के साथ जुड़े रहे, मखदूम अमीन फ़हीम के करीबी साथी जिससे आपकी दोस्ती, तो फिर आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर कैसे बने पीस पार्टी से साइड करके? देखें, मखदूम अमीन फ़हीम ने मुझे जो शफ़क़त का हाथ रखा, उसकी कोई वजह नहीं थी। मुझे जमील ज़मा, उनका बेटा था, उसकी तरह उन्होंने रखा। बेटों की तरह रखा, बिल्कुल ऐसा ही और है। मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ता था, उस ज़माने में उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने मेरी शादी में बहुत बड़ा किरदार था कि आपकी शादी भी मखदूम अमीन फ़हीम ने कराई, जी, उसकी बिल्कुल। बेगम ने रिश्ता आपके लिए ढूंढा, क्योंकि उसके मखदूम कहने पे अमीन फ़हीम और मेरे ससुर साथ के भी अब्दुल वहीद काबीना में, अब्दुल कट पर वहीद वफाकी वजीर थे, भुट्टो साहब के करीबी जी, दोस्तों सिंध में थे। पीपल्स पार्टी के सदर रहे, सदर जनरल सेक्रेटरी, पहले सीनियर जनरल वजीर सेक्रेटरी रहे। जनरल सेक्रेटरी तो 70 तक 70 रहे। पहले 70 के बाद, पहला जनरल सेक्रेटरी सिंध का था। जी 70 के बाद वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने मीर रसूल बख्श टालपुर को रिप्लेस किया। और जो बेनज़ीर साहिबा और बेगम साहिबा और पीपल्स पार्टी के साथ मेरी कुर्बत हुई, उनका सबब मेरी बीवी थी, क्योंकि मेरी बीवी को वो अपनी बेटी की तरह, हमारी बहन भाभी जी हाँ, नाइद साहिबा, जी हाँ, जो उसको लेडीज विंग रखते भी, थे। पीस और पार्टी की लेडीज विंग भी बनाने में उनका बड़ा अहम जी किरदार है। जी, वो तो उसकी वजह से मेरी निस्बत भुट्टो ख़ानदान से हुई, मेरे बड़ों की नहीं थी, ठीक है, मेरी निस्बत उनसे बनी। मखदूम साहब उस ज़माने में मुझे प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, आखिरी वक्त तक। उन्होंने कहा, हसन अली, आपको घर की भी ज़रूरत है, जहाँ आपका रिश्ता हो, अच्छा घर हो, नाम वाला घर हो, ठीक है, और वर की भी ज़रूरत है,
कि उनका वालिद उसको सब उनके किरदार से वाकिफ हो और बड़ा जागीरदार भी ना हो जिससे आपकी न बन सके, क्योंकि आपको मैं खौफ आए, बिल्कुल खुददार थे आप उस बिल्कुल वक्त भी। खुददारी थी मेरी बचपन से। तो मखदूम साहब ने ये तजवीज़ किया और मेरा रिश्ता भी अमीन फ़हीम लेके कटपर साहब के पास खुद गए और फिर मेरी शादी में पूरा किरदार। शादी के बाद आपको पता है कि हर बंदा अपना घर बसाता है, मुझे भी अपने घर बसाने की ख्वाहिश थी। तो मेरे भाई और मेरे बीच में जायदाद का इख्तलाफात थे, फड्डा था, जी जो ज़मीन पे भी आपको नहीं देते थे, हक जी कब्जा था भाई का। जी, तो वो जो हमारा विरासत का फ़ैसला किया वो साईं तालबुल मौला ने किया और अमीन फ़हीम उसमें अमीन थे और उन्होंने ही ये किरदार अदा किया। आपको ज़मीन वापस दिलवाई। मैंने कहा कि साईं ये तो ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा हसन अली जो मिला है तुम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो, अल्लाह तुम्हें इसमें से सब कुछ देगा। आपका ताल्लुक भुट्टो ख़ानदान से भी बड़ा करीब रहा, क्योंकि आपकी बेगम का भी ताल्लुक ऑलरेडी बेनी साहबा से करीबी रिश्ता था, क्योंकि वो एक बहनों की तरह रिश्ता था, वही कटबर साहब की वजह से। फिर भुट्टो ख़ानदान से आपकी दूरी क्यों हुई? मेरी दूरी का सबब कुछ ख़ानदानी मसाइल थे, ख़ानदानी मसाइल थे। उसको सरेआम जिक्र करना अच्छी बात नहीं। फिर मैं टेक्नोक्रेट था, ठीक है ना, और टेक्नोक्रेसी मेरी एग्रीकल्चर थी। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, फैप, फार्मर्स एसोसिएट ऑफ पाकिस्तान। बड़ा काम रहा उसका। जी जी, बड़ा काम रहा। उसमें टिवाना साहब ये वो बड़े ज़मींदार पाकिस्तान के थे। जी हाँ बहुत सारी। तो सिंध चैप्टर का मैं आज तक सदर हूँ और जो उनका बोर्ड है उसका मेंबर हूँ। मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ लाइफ लॉन्ग आज तक। फिर ये सिलसिला हुआ तो फिर मैं मायूस हो गया कि उस ज़माने में, डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो लोग काफ़ी करीब हो गए। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि जो लोग नए लोग वो बहुत ताकतवर बन गए। उनका ताल्लुक कि नवाब शाहजहाँ सकरन आसपास से था, जो बस ठीक है, हावी हो गए। तो वहाँ फिर मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी। गो के बेनज़ीर साहिबा तब भी हमसे प्यार करती थी, मिलती थी, मगर सियासी मामलात जो है ठीक नहीं रहे। आपके साथ बहुत सारी खरी बात करनी है, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ हसन अली चानियो साबका वज़ीर हुकूमत सिंध और ज़राअत के एक्सपर्ट, बहुत सारी खरी बात करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में आज हमारे साथ हसन अली चानियो मौजूद है, साबका वज़ीर हुकूमत सिंध। आप परवेज़ मुशर्रफ का दौर 11 साल से ज़्यादा इक़्तिदार, और उसी ने सिंध हुकूमत की असम्बली सबको घर भेजकर गवर्नर लगाया, आप समेत दीगर लोगों को वजारतें दी। 3.5 साल आप वज़ीर रहे, 7-8 डिपार्टमेंट आपके पास, बड़े ताकतवर डिपार्टमेंट। परवेज़ मुशर्रफ के साथ आपकी कुर्बत और आप उनके साथ बहुत सारी जगहों पे खुलकर बोलते भी थे, जहाँ पे लोग उनसे बात करते हुए भी डरते थे। तो आपकी कुर्बत परवेज़ मुशर्रफ से हुई कैसे? जब मुझे बुलाया गया जब बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, अल्लाह जानता है मेरी किसी से कोई रुग़बत नहीं थी। इसका सबब बनी थी ज़रई कॉन्फ्रेंस। ज़रूरी कॉन्फ्रेंस। जब नवाज़ शरीफ जो है पावर में थे और एक बहुत बड़ा बहरान कपास में आया था और 400 रुपये मन फुट्टी हो गई थी। तो फैप हमारी बन चुकी थी। फैप के पैरेलल बनी द रिफॉर्मर, बनी बिल्कुल। निसार मेमन उसके रुए रवां थे। उसमें बहुत सारे वज़ीर बने, निसार मेमन समेत। जी जी। तो निसार मेमन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी
ओल्ड सब्जी मंडी पे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मखदूम खलीक वगैरह बहुत वगैरह। सारे सियासतदानों को जमा किया, उसका बड़े फ़ायदे भी लिए। तो मैंने उनसे इख्तलाफ किया। मैंने कहा जी ये जो आप कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो सारे पुराने लोग हैं, कोई वज़ीर है, कोई फ़कीर रहा है, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंस है, उन्होंने ज़राअत के लिए क्या किया कि अब क्या करेंगे मुस्तक़बिल में। मैंने बेहैसियत कन्वीनर एंड द प्रेसिडेंट रिफॉर्मर में शामिल नहीं हुआ। फिर मुझे पीर साहब पगारों का एक पैगाम आया कि आप करें कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा जी मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं कर सकूं। का मेरा घर हाजुर है। तो पीर साहब के घर में ज़रई कॉन्फ्रेंस हमने की, जिसमें पंजाब से लोग भी आए, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी आया, अमन महमूद भी आया, टिवाना साहब, ये बहुत सारे लोग आए। मैं गया, ये कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि जी ज़राअत है तो इस मुल्क में मुआशी हलचल रहेगी और इस मुल्क में तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर वो आखिर लोग चलाएंगे ना। और चारों चीज़ों अभी भी इस मुल्क में नापीद है। इसलिए कि उसकी लीडरशिप सही नहीं है। लीडर तो बहुत सारे सियासतदान नहीं, बनते हैं, हर नहीं, एक नहीं, कहता है कि नहीं, जी नहीं, नहीं। लीडरशिप सही देखो, नहीं है, लीडरशिप सही नहीं है, देखो, मेरे से पहला देखो, खराब है, मेरे देखो, आने वाला खराब है, मैं ठीक हूँ। तो फिर नहीं, ये वो लीडरशिप इसलिए है कि कौन कहीं के, की, कहाँ से लीडरशिप देखो, बनेगी? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भागवती ने कुंभा जोड़ा। ये सारी चीज़ें जो है ना लीडरशिप आप कहते हैं, उसमें आप इसको गौर से मेरे मकौले को करें कि वो आते कैसे हैं। टिकट मिलती है। पार्टीज, मैंने कहा 70 से पहले कोई पार्टी नहीं थी, 70 के बाद पीपल्स पार्टी बनी, उसके मुकाबले में फिर मुस्लिम लीग कयूम बनी, हाँ, उसके बाद मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स बने, ठीक है ना, और उनको पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी कि पार्टी की टिकट अहम हुई भुट्टो साहब के बाद। भुट्टो साहब से पहले ग्रुप थे, ये मीरों का ग्रुप है, ये सैयदों का ग्रुप है, ये खोड़े का ग्रुप है। टिकट ने इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लोग इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली 18 MNA होते थे अयूब के सिंध से। कितने? 18 में से सिर्फ 2 MNA पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए, बाकी सब पीपल्स पार्टी की कश्ती में बैठ गए। जब आप नौजवान थे, कैडेट थे, उस वक्त भुट्टो ने जब काबीना बनाई तो एक फैसला हो रहा था मखदूम अमीन फ़हीम या किसी और को वज़ीर बनाने का। वहाँ पे आपने एक बात की, एक जवानी में, वो बात सबको अच्छी लगी। वो किस्सा क्या है कि मखदूम अमीन फ़हीम को वज़ीर नहीं किसी और को बना रहे थे, तो वो किस्सा क्या है? सर वो बात यह है कि मखदूम साहब, मखदूम अमीन फ़हीम सबब बने सरवरी जमात और मखदूम तालिबुल मौला को पीपल्स पार्टी में लाने की। जी हाँ, ठीक है, वो लंदन से मामला शुरू हुआ और यहाँ हाला कॉन्फ्रेंस में तक फिर मखदूम अमीन के खिलाफ साजिश हुई। मखदूम के खिलाफ अपने ही जी, लोगों ने साजिश की कि उसको वज़ीर बनने नहीं दे रहे थे। बिफोर 70 इलेक्शन MNA की कैंडिडेट मखदूम तालिबुल मौला था, उसके नीचे 2 MPA थे। तो साजिश हुई कि जी अगर अमीन फ़हीम को MPA की टिकट दी गई तो हम छोड़ जाएंगे। मदद नहीं करेंगे। छोड़ने का तो मैं नहीं कहता। फिर फैसला हुआ कि एक टिकट भूरल शाह को दी जाए, टंडोला यार की, और हाला वाली टिकट इमदाद शाह जामोद को दी जाए। मखदूम साहब अमीर फ़हीम को साइड किया जाए। साइड कर दिया। और भुट्टो साहब ने कहा कि आप दुआ करो पार्टी कामयाब हो और मैं साइड पे बैठ सकता हूँ। फिर आप रंग देखना। भुट्टो साहब 3 निशस्तों से कामयाब हुए, लाड़काना से कामयाब हुए, ठट्टा से कामयाब हुए, बदीन से कामयाब हुए। 2 सीटें छोड़नी थी। 2 सीटें छोड़ी। तो ठट्टा से मखदूम अमीन फ़हीम को
टिकट मिली, एमएनए बने। और उस वक्त एलएफओ के तहत हुकूमतें बनी, लीगल फ्रेम वर्क आर्डर, ठीक है। उसमें मुमताज़ भुट्टो गवर्नर बने सिंध का, उसकी काउंसिल बनी, ठीक है, जो इक्वलेंट टू प्रोविंशियल मिनिस्टर थे। उसमें एमएनए भी बने वज़ीर, जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम वज़ीर बना, मीर एजाज तालपुर वज़ीर बना, अब्दुल सत्तार गबोल वज़ीर बना, और मुझे नाम याद नहीं है। वो भूरल शाह वगैरह जामोट रह गए। रह गए रह गए रह गए। फिर मखदूम साहब जब 73 का आइन बने तो फेडरल मिनिस्टर बने, और वो फेडरल मिनिस्टर मखदूम अमीन फ़हीम बहुत ही एक दिलचस्प और छरका देने वाली बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के वफाकी वज़ीर बने, इस्टेब्लिशमेंट के वफाकी वजीर बने, जिसको कैबिनेट डिवीज़न कहते हैं। कैबिनेट कहते हैं। फिर जो फेडरल सेक्रेटरी था उसने कहा कि जी ये मखदूम साहब के लिए मशहूर है कि ये दुनिया घूमते रहते हैं, शहजादे हैं, तो ये फाइल कैसे निकलेंगे। सेक्रेटरी वहाँ पे काम नहीं करना चाहता था। सेक्रेटरी को भुट्टो साहब ने बुलाया और भुट्टो साहब ने कहा कि मैं तो तुम्हें बड़ा सीजन्ड अफसर समझता हूँ। अफसर समझता था, लेकिन तुम नहीं हो। वो देखने लगा भुट्टो साहब, कहते सर सरकार तो फाइल पे चलती है। तो भुट्टो साहब ने कहा उसमें तो पहिए लगते हैं ना फाइल को, इस इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, आखिर अप्रूव होके वापस आया, तो आप उस पर लकीर लगाओ, तब तक पहिए लग जाएंगे, फाइल आ जाएगी। ठीक है। उस पर लिखो मिनिस्टर आउट ऑफ टाउन फॉर द पेरोजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे भेजो, मैं वो फाइल मखदूम की निकालूंगा। तो मखदूम अमीन फ़हीम बड़ा दानाव था शुरू से, जब उसकी 25-26 साल उम्र थी, दूर अंदेश था, मिलन निसार था और वफादार था। आखिरी मखदूम साहब का जो ड्रॉप सीन होता है वो किस तरह, मखदूम साहब नॉमिनेट हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जब आखिरी मुलाकात हुई तो उसमें उनको कहा गया कि 2 एमएनए दो आपके अपने, शाम को आपके ओथ टेकेंगे। कहा कैसे भला? कहा गुलाम अली निज़ामानी और रोशन जुनेजो। जिस पे मखदूम साहब ने कहा वाई नॉट 53। वो जिससे भी बात हो रही थी वो चुप हो गए। ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलाकात थी। मैं ये नहीं कह सकता, किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर जाहिर है डिसाइडिंग लोग थे। तो मखदूम साहब ने उनकी तरफ देख के कहा माइनस बेनज़ीर। माइनस बेनज़ीर, ऐसा ही था, यही बात आई थी। माइनस बेनज़ीर। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने 21 मेंबर, आपके जो 53 है उसमें से 21 मेंबर तोड़ के पीपल्स पार्टी की फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, जिसको राव सिकंदर इकबाल लीड करेंगे। मखदूम साहब ने उनको कहा भली बुख भरम जी शाल न वञे शान, सर मैं इजाज़त चाहूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मखदूम साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के साथ उन ताल्लुकात में आपका नाम भी उन्होंने वजारत कर दिया। दैट्स नॉट ट्रू। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ और मखदूम साहब की आपस में कोई मेल जोल नहीं थी। मुझे जो मतलब पिक किया गया वो एज अ टेक्नोक्रेट, और मैं समझता हूँ कि जो वो ज़राई कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो मैंने खुल के बातें की, जैसे आपके साथ कर रहा हूँ, वो एक सबब बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर मोटरवे पंजाब बन गया, सिंध के लिए भी हर साल मोटरवे का बजट रखा जाता है। आप भी वजीर रहे, परवेज़ मुशर्रफ, आप सब भी मोटरवे बनाना चाहते थे। आज तक मोटरवे बनाने की हर साल बात होती है। फिर सिंध में मोटरवे बन क्यों नहीं रहा? उससे एग्रीकल्चर बाकी चीज़ें जो तरक्की की रुकावट है, तो उसकी रुकावट है कौन? देखें जी, एक हिस्सा सिंध में तो बना है, मुल्तान से लेके सखर तक मोटरवे
बना है, अब भी चल रहा है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है उसका रुख मैं समझता हूँ, मगर देखें पीपल्स पार्टी के इस मोटरवे के कॉन्सेप्ट के बाद 3 वज़रा आज़म रहे हैं। एक जमाली साहब रहा है, जमाली साहब का भी फिर गिर के, ठीक है ना, वो अगर मोटरवे न बने तो देरा मुराद जमाली तक मोटरवे कैसे जाएगा। फिर आप देखें हमारे गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे, गिलानी साहब भी को भी ये काम करना चाहिए था, क्योंकि उसकी मदर लीडरशिप जो है वो सिंध से ही है, भुट्टो ख़ानदान, पीपल्स पार्टी। राजा परवेज़ अशरफ भी रहे, कभी तलक आप ही के डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। जी। तो देखिए उसमें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं ना। हम मुल्तान का एयरपोर्ट ठीक कर सकते हैं, मुल्तान में अपना ये और हैदराबाद और मोहनजोदड़ो का एयरपोर्ट ही बंद हो देखें ना, जाएगा। और एक ब्रिजेस बना सकते हैं। मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन पे हम तवज्जो दे सकते हैं, तो ये मोटरवे पे भी देनी चाहिए थी। फिर सिंध में हैदराबाद मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट ही बंद हो गए। आपने कहा मुल्तान, बाकी साहिवाल, अब तो एयरपोर्ट बड़े हो गए, जहाज़ बन गए। फिर सिंध के अंदर जो पुराना एयरपोर्ट मोहनजोदड़ो, लाड़काना का, हैदराबाद का, ये सब केरफाल के सर हो गए। ये सिर्फ नहीं हुए, आप देखें लाड़काना का एयरपोर्ट भी बंद हुआ, सेवन का भी बंद हुआ, आप जाए ना पीछे, नवाब शाह का भी बंद हुआ, बिल्कुल बंद हुआ। ठीक है, सिंदड़ी का एयरपोर्ट भी बंद हुआ, हैदराबाद का भी बंद हुआ, ठीक है। सिर्फ एक कराची फ़ाल है, जो सिर्फ आलमी एयरपोर्ट था कराची और उसको भी सखर, सुकड़ा गया। कराची और सखर भी सखर चल 2 रहा है, एयरपोर्ट चल चल रहे रहे हैं। हैं। अब इस पे जो तहकीक डिबेट करनी चाहिए, वो तो सिविल एविएशन की जो कमेटी है फेडरल गवर्नमेंट में, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी, वो करे ना। आपका ताल्लुक सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे पीरी मुरीदी का बड़ा उरूज है, और 3 क़ुव्वतें आज भी वहाँ मौजूद हैं। मखदूम, अमीर फ़हीम का एक ग्रुप, सरवरी जमायत, दूसरा पीर पागारों का ग्रुप हुरों की शक्ल में, और तीसरा थोड़ा सा मखदूम शाह मोहम्मद कुरैशी। तो ये सांगड़ में पीरी मुरीदी का ट्रेंड काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले तो उसने सांगड़ को कहाँ खड़ा किया है? सांगड़ ज़िला जो बना है वो 52 के बाद बना है। 52 के पहले सांगड़ के कुछ तहसील जो है वो थरपारकर में थे, और एक आध तहसील या उसकी सुपरवाइजिंग सर्किल और वो नवाबशाह, इंडिया के बॉर्डर पे नवाबशाह, भी मिलता है। ठीक है ना। ये आप बात करेंगे, ये तो फिर बहुत दूर की बात, पाकिस्तान बनने से पहले का किस्सा, वो नहीं मैं छेड़ना चाहता हूँ। अब देखें हमारे ओल्ड और न्यू टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जो है उसमें कई दरगाहें हैं, कई दरगाहें। कुछ ऐसी दरगाहें जिसका अगर हम जिक्र करें तो वो नए दौर में जो हम कहते हैं कि भाई इंसानियत में कोई मज़हब दीन नहीं है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो वो दरगाहें भी हमारे ही इलाके की हैं। जैसे पिथौरों की दरगाह है, पिथौरों की दरगाह पे मुसलमान भी जाता है और उसको मानता है, हिंदू भी जाता है और मानता है। फिर सिंध में हम आगे चलते हैं तो अपने उडेरो लाल जो है उस पे भी दोनों जाते हैं। दोनों जाते हैं, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदुओं की इबादत गाह है। फिर ऐसी इबादत गाहें भी सिंध में मौजूद हैं, ठीक है ना, जिसमें हिंदू भी अकीदत रखता है। और तारीख़ में हम जाएंगे तो कलंदर शहबाज को ले आने वाले भी हिंदू थे यहाँ सेवन। और जब करबला का वाक़या हुआ था तो उसमें 3 हिंदू सिंधी जो है उन्होंने ज्वाइन किया था, बनिए थे, और वो शहीद भी वहाँ हुए। और उसको
इमामों ने दुआ दी कि जो बनिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी होगी। आप देखें गांव में एक एक दो दो दुकानें होती हैं बनियों की, नहीं, और उसका तहफ़्फ़ुज़ वही करबला से होता है। उसकी डकैतियाँ नहीं होती, उनका अगवा नहीं होता आज भी, ठीक है ना। फिर ये सेंट्रल एशिया में थे। उस्मान मरवंदी, जिसको कलंदर लाल शहबाज कहते हैं, उसको ये ले आए हिंदू बनी और यहाँ बसाया, ठीक है। और आज भी आप देखें कि सेवण जो है वो दरगाह के नाम से मौजूद है, उसके सुजादा नशीन के नाम से नहीं है। आज मैं सिंधियों से पूछूं कि कलंदर शहबाज का सुजादा नशीन कौन है, मौजूद है मगर उसके नाम से नहीं है, वो दरगाह के नाम से। अक्सर दरगाहों की आपने बात की, सिंध में जितनी बड़ी दरगाह हैं उनके गद्दी नशीन, सुजादा नशीन, बड़े बड़ी लश्कर, माल, गनीमत, खाओ पियो याशी, वाकई वो गद्दी नशीन है, सुजादा नशीन है? हैं कौन ये लोग? देखें, ये गद्दी नशीन तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके बड़े जो हैं, ठीक है ना, वो औलिया अल्लाह के थे, औलिया अल्लाह के थे, फ़कीरी में थे, सूफ़ी में थे। कुछ दरगाहों के बात करते हैं कि वो भंग पीते थे, भांग पी नशा करते थे। नशा ही समझे तो, और वो बड़े पहुँचे हुए थे, उनकी दुआ भी चलती थी, नशा करके पचे हुए थे भांग पी के। उनकी दुआ बद्दुआ। लोग कहते हैं कि लोगों को बेटा नहीं होता था, 20-20 साल हो गए उनके घर में जो है ना, नहीं कुछ भी नहीं होता था, और उनसे दुआ ले गए तो खातून प्रेग्नेंट भी हुई और बच्चे भी हुए। तो जो उस इलाके के आलिम थे, उन्होंने फैसला किया कि साईं के पास आज जाते हैं और साईं को गुजारिश करेंगे कि आपका क्या मुकाम है। आज के जदीद दौर में फिर ये दुआएं, ये करामतें नज़र क्यों नहीं आ रही एआई के दौर में? मैं इस पे आता हूँ, पहले वो बात मुझे ख़त्म करने दें। तो वो गए और उन्होंने सब ने आलमों ने कहा कि साईं आपका क्या मुकाम है दीन में, ये बिद्दत आप छोड़ दें। उन्होंने कहा मैं बिद्दत नहीं करता। क्यों? कहा ये भंग तो नहीं है। किसने कहा है आपको? कहा जी वो कूंडा तैयार पड़ा है। कहा भाई वो तो थादल है, थादल। तो अपना फ़कीर जो थे उनको कहा भाई प्याला जो है भरो और ये सबको पिलाओ। वो हैरान हो गए, यार ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने पिया तो वो थादल थी। थादर बन गए, जो बादाम और खसखस से बनती है। जी जी जी, वो भंग नहीं थी। तो ये मर्तबे भी हमारी सिंध में अल्लाह ताला ने इनको दिया। और ये भी है कि ऐसे भी औलिया अल्लाह के थे जो अपनी जान नमाज सिंधु दरिया पे बिछाई और वहाँ जाके नमाज पढ़ी, दरिया में डूबे नहीं। और वो जो जब नमाज ख़त्म की वापस आए तो वो जान नमाज गीली भी नहीं हुई। तो सिंध में बड़ी करामत वाले। मैंने वही सवाल जो किया कि आज के दौर में एआई के जदीद ज़माने में वो करामतें, वो किस्से, सब कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहे? कहीं है, हर दरगाह खाली नहीं है। हर दरगाह खाली नहीं है, करामतें मौजूद है। आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में हुआ क्या कि गुज़िश्ता 20-25 साल से सीनियर सियासतदान सब खामोश, घर पे दबक के, एक साइड, कोई आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं, खामोशी। वजह क्या है? सर देखें, कुछ लोग तो फौत हो गए, अभी वो नहीं है। जो 70 के दहाई के सियासतदान थे जिन्होंने 2 दौर देखे, 70 से पहले का दौर भी देखा, 70 के बाद का दौर भी देखा, उसमें साईं कायम अली शाह ही रह गए। बाकी तो कोई, हाँ, बाकी तो कोई रहा नहीं। आप
भले गौर से ये चीज़ देखें। अब उसके बाद के जो सियासतदान हैं, हज़ारों नाम में गिनवा सकता हूँ, आप समेत, मोहम्मद मियां सुमो तक, सब खामोशी, कोई सियासी बात नहीं करनी। देखिए वो हालात ही तब्दील हो गए, हालात तब्दील हो गए। तब्दील हो गए, बिल्कुल तब्दील हो गए। आप देखो हम तो छोटे लोग हैं, मगर ये जो 5 शाखें निकली, 5 शाखें निकली, जिस पे कितनी बड़ी मूवमेंट हुई सिंध में, हाँ कितनी बड़ी मूवमेंट हुई, वो लोग वकीलों ने इकट्ठे किसी हुए, और लोगों ने की, सियासतदान का खामोश था। जिसने भी की वो कहाँ गए अभी। हालात ही ऐसे बन गए हैं कि उसूल की बात वाले चुप हैं, बड़ी अहम बात आपने की, उसूल वाले हालात की वजह से चुप है। चुप हैं। जब ये हालात बनेंगे, जब भी बने, देखें इंसान सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उसको चाहिए। जब हालात ये नहीं होंगे तो लोग नहीं निकलेंगे बाहर। मेहरबानी थाने साहब। पाकिस्तान की सियासत में वो हालात ही नहीं है जिस पे असूल की सियासत की जाए। बहुत सारे सियासतदान इसलिए खामोश हैं कि सियासत के अंदर भी वक्त तब्दील होगा तो फिर सियासत दोबारा की जाएगी। आज की सियासत कहाँ खड़ी है, सियासत के रुख कैसे तब्दील हुए और पाकिस्तान की मैशियत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की करने के बजाय दिन ब दिन पीछे तंजली का शिकार क्यों और कैसे हुई। एग्रीकल्चर ज़राअत का मुल्क होते हुए भी हम ज़राअत से कोई फ़ायदा लेने में नाकाम क्यों हैं। हज़ारों सवाल जो इस मौजू पे करने चाहिए तब भी कम है। बहुत सारे सवाल और जवाबात प्रोग्राम के वक्त की कमी की वजह से रह गए। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।